जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गर्भ निरोधक विधि की। जी हां दोस्तों, इसी को हम लोग इंग्लिश में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। और आपके इस टॉपिक से ग्रुप डी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत सारे मित्रों का ये शिकायत है कि गुरुजी ये टॉपिक तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं और जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरे मित्र, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग इस छोटे से टॉपिक को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जैसा कि आप सभी टाइटल से समझ गए होंगे और यहाँ पे जो हेडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो गर्भ निरोधक विधि, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इंग्लिश में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। सवाल ये है कि ये होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गर्भ निरोधक, मतलब क्या हुआ कि गर्भ को रोकने वाला जो भी विधि होगा, गर्भ को रोकने वाला जो भी विधि होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे गर्भ निरोधक विधि कहेंगे, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहेंगे। सवाल ये है कि गुरुजी ये टॉपिक हमको कहाँ पे पढ़ने को मिलता है बायोलॉजी में, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये टॉपिक आपको बायो में रिप्रोडक्शन चैप्टर में देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर के किस टॉपिक में, तो सर इस टॉपिक का जो नाम है वो है जनसंख्या नियंत्रण। क्या है इस टॉपिक का नाम, जनसंख्या नियंत्रण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कहते हैं। यानी कि जनसंख्या पे नियंत्रण करना ही या जनसंख्या को नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वे अपने जैसा जीव जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू रहते हैं। तो सवाल ये है कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है इसमें ऐसा क्या होता है कि गर्भधारण होता है और नया बच्चा हम लोग को मिलता है, यानी कि नया ऑफस्प्रिंग हम लोग को मिलता है, नया डॉटर सेल हम लोग को मिलता है। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की, यानी कि जनन की, तो आप कहते हैं कि गुरुजी जनन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स होती है या जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये निम्न श्रेणी के जंतु में होते हैं, जैसे कि आपका अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, राइजोपस हो गया, या फिर हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। ये सब क्या है, निम्न श्रेणी के जंतु हैं और इन सभी में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो इस दुनिया में आते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी को लैंगिक जनन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को लैंगिक जनन बोला जाता है। और आप सभी कहते हैं कि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया है ये उच्च श्रेणी के जंतु में होते हैं, जैसे कि ह्यूमन में होता है, कॉव में होता है, डॉग में होता है। तो उच्च श्रेणी के जो भी जंतु होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सवाल ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ऐसा क्या होता है कि सर गर्भधारण हो जाता है या हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा पैदा होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं लैंगिक जनन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसमें डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। कितने पेरेंट्स की जरूरत होती है, डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। कौन कौन सा, तो आप कहते हैं सर एक होता है मेल, दूसरा क्या होता है, तो आप कहते हैं दूसरा होता है गुरुजी फीमेल। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी मेल के बॉडी से सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान क्या निकलता है, तो आप कहते हैं सीमेन निकलता है। और इस सीमेन में क्या होता है, आप कहते हैं स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है। और साथ ही फीमेल के बॉडी से क्या निकलता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी फीमेल के बॉडी से ओवम निकलता है। क्या निकलता है, ओवम निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं गुरुजी इसको हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और स्पर्म को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। आप क्या कहते हैं कि गुरुजी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये जो स्पर्म है ये ओवम के साथ मिल जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है कि जो स्पर्म है ये ओवम के साथ मिलता है, यानी कि शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है और क्या फॉर्म करता है, आप कहते हैं कि गुरुजी युग्मज फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, युग्मज फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी यही जाइगोट बाद में डेवलप होकर के क्या हो जाता है, तो नया डॉटर सेल यानी कि नया ऑफस्प्रिंग होता है, या फिर हम लोग कहते हैं नवजात शिशु में तब्दील हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी बन जाता है।
कौन बन जाता है? तो सर ये जाइगोट बन जाता है। ये जाइगोट कैसे बना? तो सर स्पर्म और ओवम के जुड़ने से बना। मेरे मित्र, रिप्रोडक्शन के थ्रू इसको क्या बोला जाता है? स्पर्म और ओवम का जुड़ना क्या बोला जाता है? तो आप सभी कहते हैं गुरुजी एकरे ना निषेचन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब सिंपली आप सोचो तो ओवम के साथ अगर स्पर्म मिलता है तो क्या होता है कि सर अंडाणु जो है वो पक जाता है, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे? निषेचन हो गया। निषेचन के उपरांत आपको क्या मिला? युग्मज यानी कि जाइगोट मिला, जो बाद में क्या होता है? तो सर नवजात शिशु में तब्दील हो जाता है। आप कहते हैं सर ये तो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान प्रोसीजर होती है, लेकिन ये बताओ कि मेल के बॉडी में ये स्पर्म आता कहाँ से है और फीमेल के बॉडी में ये ओवम कहाँ से आता है? तो मेरे मित्र कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि मेल के बॉडी में क्या रहता है सर? टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिसन कहते हैं। और यहाँ से क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर यहाँ से स्पर्म रिलीज होता है। क्या होता है? स्पर्म रिलीज होता है, यानी कि शुक्राणु रिलीज होता है। और फीमेल के बॉडी में क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी फीमेल के बॉडी में ओवरी होता है। फीमेल के बॉडी में क्या होता है? ओवरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और इसी अंडाशय से क्या होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी ओवम निकलता है। आप सभी अगर मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के डायग्राम की बात करो तो आप सभी डायग्राम ऊपर देख पा रहे हो। आप सभी जो देख रहे हैं कि जो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरह का पार्ट आपको मिल रहा है नीचे से दोनों तरफ में, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को टेस्टिस बोला जाता है, यानी कि ब्रिसन बोला जाता है। ये क्या कर रहा है? स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये स्पर्म किसके थ्रू जाएगा? तो सर ये जो यहाँ पे नलिका जैसी संरचना दिख रहा होगा आपको, उसके थ्रू जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? चलिए जी, इसको बोला जाता है शुक्रवाहिका। क्या बोला जाता है? शुक्रवाहिका, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में वास डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस कहते हैं। और यही शुक्रवाहिका क्या होता है? तो सर बॉडी से बाहर आता है। क्या होता है? बॉडी से बाहर आता है। कब आता है? तो इंटरकोर्स के दौरान आता है। ध्यान देंगे कि फीमेल के बॉडी में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर हम लोग डायग्राम को इस साइड शिफ्ट करें तो आप देखेंगे क्या कि फीमेल के बॉडी में आपको इस तरह की एक संरचना दिखाई पड़ रहा होगा। इस तरह की एक संरचना आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोनों तरफ। सर ये जो दोनों तरफ आपको संरचना दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? ये ओवरी है। ये क्या है? ओवरी है, जिसको क्या बोला जाता है? अंडाशय। और यहाँ से क्या निकलता है? तो सर अंडाणु निकलता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं अपने डायग्राम में पीछे, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है अंडवाहिका। क्या बोला जाता है? अंडवाहिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है। मतलब क्या हुआ कि इसी फैलोपियन ट्यूब में जो है आपका स्पर्म और साथ ही साथ ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होता है, यानी कि फर्टिलाइज होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इतना तो हम सबों को मालूम था, पहले से हम लोग समझ रहे थे कि मेल के बॉडी से स्पर्म निकलता है, फीमेल के बॉडी से ओवम निकलता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, यानी कि अंडवाहिका में होती है। ये चीज़ हम सबों को मालूम था। मेरे मित्र सवाल ये है कि ये सारे प्रोसेस तो जाइगोट के लिए होता है, यानी कि युग्मज के लिए होता है। इन सारे प्रक्रिया के दौरान क्या होगा? तो सर इन सारे प्रक्रिया के दौरान हमको नया ऑफस्प्रिंग मिलेगा, न्यू बेबी मिलेगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पे न्यू बेबी के लिए तो लोग इस तरह की प्रक्रिया में संलिप्त तो होते हैं, लेकिन इसको रोकना क्यों जरूरी है? तो आप कहेंगे सर रोकना जनसंख्या नियंत्रण के लिए जरूरी है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो सवाल ये है कि जो पढ़ा लिखा इंसान होगा उसको तो इतना मैटर समझ में आएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो तो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। अब इस चीज़ को नहीं समझने के दौरान क्या होगा? अवेयरनेस के कमी के कारण क्या होगा कि सर लगातार नए बच्चे इस दुनिया में आते जाएंगे और जनसंख्या विस्फोट इसी तरह से चलते रहेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या अपनाया जाता है? तो सर गर्भ निरोधक विधियां अपनाया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाया जाता है। आप कहेंगे कि सर जनरली अगर हम एक लाइन में गर्भ निरोधक विधि को समझना चाहें तो क्या कह सकते हैं? तो मेरे मित्र गर्भ निरोधक विधि का मतलब ये हुआ गर्भ को रोकना। गर्भ होगा कैसे? तो सर जब स्पर्म और ओवम मिलेगा, अगर हम लोग किसी भी तरीके से स्पर्म और ओवम को मिलने ही ना दे तो आप कहेंगे सर यही ना गर्भ निरोधक विधि हो जाएगा। तो मेरे मित्र मैं बस आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जो सारी प्रोसेस होती है ये किसके लिए होती है? गर्भ धारण करने के लिए होती है।
लेकिन गर्भ धारण नहीं करना है, गर्भ को रोकना है, तो क्या करेंगे? तो सर जो फाइनल प्रोसेस है और जो बेसिक चीज है वो ये कि स्पर्म और ओवम को हम लोग मिलने ही नहीं देंगे। स्पर्म और ओवम को क्या करेंगे? मिलने ही नहीं देंगे। अब सवाल ये है कि स्पर्म और ओवम ना मिले, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो मेरे मित्र एक आसान सा उपाय है, आप लोग सुने भी होंगे, पुरुषों में नसबंदी किया जाता है और ठीक इसी तरह से महिलाओं में भी क्या होता है? नसबंदी किया जाता है, जिसको हम लोग स्त्री नसबंदी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या होता है इस दौरान। तो सर बड़ा ही सिंपल सा चीज होता है, ऑपरेशन के थ्रू अगर पुरुष नसबंदी के लिए गया है तो उसका जो शुक्र वाहिका होता है, वास डिफरेंस होता है, इसको बांध दिया जाता है। अब बांध दिया जाएगा तो टेस्टिस से जो स्पर्म है ये बाहर नहीं निकल पाएगा और इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म बॉडी से बाहर नहीं जाएगा। अब साथ ही स्त्री में क्या होगा? तो आपको मालूम है कि ओवरी से क्या होगा? तो सर ओवम निकलेगा। अब ये ओवम जो है ये किसके थ्रू आएगा? तो आप कहेंगे सर ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आएगा, फर्टिलाइजेशन भी तो ये होगा। अगर क्या किया जाए कि यहाँ पे भी ऑपरेशन करके फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाए तो आप कहेंगे सर ये जो ओवम है ये बाहर नहीं आ पाएगा और बाहर नहीं आएगा तो स्पर्म से नहीं मिलेगा। तो ये जो आपको तरीका मैंने बताया ये तो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है और लोग इससे बचना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि गुरुजी और क्या तरीका हो सकता है? तो मेरे मित्र और भी बहुत सारे तरीका है। अगर हम लोग गर्भ निरोधक विधि की बात करें तो टोटल ऐसे 5 तरीका है जिससे गर्भधारण को रोका जा सकता है, जिसमें पहला आपका क्या आ जाता है? पहला आपका आ जाता है नेचुरल मेथड, जिसको हम लोग प्राकृतिक विधियां बोलते हैं। दूसरा क्या आ जाता है? तो दूसरा आ जाता है बैरियर मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोध विधि बोलते हैं। तीसरा क्या आ जाता है? तो तीसरा आ जाता है केमिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर रासायनिक विधि बोलते हैं। चौथा क्या आ जाता है? तो चौथा आपका आ जाता है IUCD। और पांचवा क्या आ जाता है? तो सर पांचवा आ जाता है सर्जिकल मेथड, जिसमें ऑपरेशन वगैरह करके क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब या फिर वास डिफरेंस को बांध दिया जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो मेरे मित्र इसका बेसिक समझना होगा और वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपको अभी इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गर्भ निरोधक के अलग अलग विधि को। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम लोग गर्भ निरोधक विधि के पहले 2 मेथड को डिस्कस करते हैं, फिर इसके आगे के मेथड को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस करा कि गर्भ को रोकने के लिए कई विधि है, कई उपाय है, और उसमें से एक आपका कौन सा है? तो एक है प्राकृतिक विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल मेथड्स कहते हैं। इसमें कोई मेडिसिन वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है सर, और बहुत ही सुरक्षित तरीका है। क्या होता है इसमें? तो सर मासिक स्राव के 14वें दिन के समीप तथा उसके आगे के दिनों में संभोग से दूर रहा जाए। ध्यान में रखेंगे कि मासिक स्राव यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोला गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MC बोला जाता है। तो फीमेल के बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसके 14वें दिन के समय, यानी कि लगभग 14वें दिन के आसपास से उसके आगे के कुछ दिन तक अगर संभोग से दूर रहा जाए, इंटरकोर्स से दूर रहा जाए, तो गर्भधारण की सर यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। आप कह सकते हो ये पूरी तरह से क्या होगा? तो सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होगा। क्यों? अब अगर इंटरकोर्स से दूर होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के समीप में क्या होता है? ओवरी जो है, ओवरी यानी कि जो अंडाशय है वो क्या करती है? तो अंडो उत्सर्जन का काम करती है। क्या करती है? अंडो उत्सर्जन का काम करती है, यानी कि ओवरी से अंडा निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर इस समय में इंटरकोर्स होता है तो क्या होगा कि जो स्पर्म है वो ओवम के साथ जाकर के डिफ्यूज हो जाएगा और सब क्या हो सकता है? तो गर्भधारण हो सकता है। इसीलिए अगर नेचुरल मेथड अपनाए जाने की बात की जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन के समीप तथा उसके आगे के कुछ दिनों के लिए क्या कर सकते हैं? तो सर संभोग यानी कि इंटरकोर्स से दूर रहा जा सकता है। इससे क्या होगा? तो सर स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। ये तो हो गया सर नेचुरल मेथड, इसमें किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है और कोई अन्य तरीका अपनाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा प्राकृतिक विधि में ही एक आपका आ जाता है बाह्य रसकलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोइटस इंटरप्शन कहते हैं। और दूसरा आपका कौन सा आ जाता है? तो लैक्टेशनल एमोनोरिया आ जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये टर्म आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में टर्म दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक विधियां हैं और उसमें आपका एक ऑप्शन लैक्टेशनल एमोनोरिया दिया हुआ रहेगा। तब तो आप कहेंगे सर इसके बारे में तो हम कहीं पढ़े ही नहीं। तो बस इसका टर्म याद रखना है, बाकी मीनिंग सर घुमा फिरा के वही चीज है। तो क्या कहेंगे कि सर जो प्राकृतिक विधि है इसी में दूसरा तरीका क्या हो सकता है? बाह्य रसकलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोइटस इंटरप्शन।
और साथ ही एक और अन्य मेथड क्या हो सकता है, लैक्टेशनल एमोनेरिया। आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा, तो बाह्य रसस्खलन, इसके नाम से ही स्पष्ट है, बाहर रसस्खलित करना, यानी कि इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म को योनि से बाहर रिलीज करना, स्पर्म को योनि से बाहर रिलीज करना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि स्पर्म ओवम के साथ नहीं मिल पाएगा, और सर जब डिफ्यूजन ही नहीं होगा तो गर्भधारण की बात ही नहीं होगी। इसी को इंग्लिश में कोइटस इंटरप्शन बोला जाता है। साथ ही दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड है लैक्टेशनल एमोनेरिया। आप कहेंगे ये क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि नवजात शिशु के जन्म के बाद फीमेल के बॉडी में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मिल्क का प्रोडक्शन होगा, और वो मिल्क किसके लिए जरूरी है, तो नवजात शिशु के लिए बहुत ही जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। तो जब फीमेल नवजात शिशु के जन्म के बाद 4 से 6 महीने तक लगातार बच्चों को फीडिंग करा रही होती है, नवजात शिशु को फीडिंग करा रही होती है, यानी कि दूध पिला रही होती है, और कंप्लीटली रूप से बच्चा माँ के दूध पे ही डिपेंड करता है, तो उस वक्त क्या होता है, फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन नहीं होता है, यानी कि अंडो उत्सर्ग नहीं होता है। तो जब अंडो उत्सर्ग होता ही नहीं है तो उस समय स्पर्म जो है वो ओवम के साथ नहीं मिल पाएगा। तो सर ये जो आपका प्रोसेस है लैक्टेशनल एमोनेरिया, ये कब होता है, तो नवजात शिशु के जन्म के बाद 4 से 6 महीने तक जब बच्चों को फीडिंग करवाया जाता है, यानी कि दूध पिलाया जाता है, उस वक्त फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रोसेस नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज नहीं होगा, और इस दौरान जो है वो क्या होगा, तो सर गर्भधारण नहीं होगा। तो आपका ये तरीका भी क्या है, तो सर कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स में ही आ जाता है, और ये भी क्या है, तो सर प्राकृतिक विधि ही है, और इसमें भी किसी भी मेडिसिन वगैरह की जरूरत नहीं होती है, और किसी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है रोध विधि, जिसको हम लोग बैरियर मेथड कहते हैं। ध्यान में रखेंगे ये बैरियर मेथड जो है वो मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि बैरियर मेथड्स में मेल के लिए क्या है, कॉन्डम है, क्या है, कॉन्डम है, और ध्यान में रखेंगे कि कॉन्डम भी क्या है, तो आप कहेंगे गर्भ निरोधक ही है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्डम निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी होता है, आप कहेंगे गर्भ निरोधक के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट, फीमेल के लिए भी फीमेल कॉन्डम अवेलेबल है, यानी कि फीमेल भी कॉन्डम का यूज कर सकती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि फीमेल फिजिकल डिवाइस के रूप में या बैरियर डिवाइस के रूप में डायफ्राम का भी यूज कर सकती है, डायफ्राम का भी यूज कर सकती है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, तो सर ये जो डायफ्राम है ये फीमेल के वेजिना में फिट किया जाता है, ताकि स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ डिफ्यूज ना हो पाए, यानी कि एक दूसरे के साथ मिल ना पाए। तो बैरियर मेथड में मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल किया जा सकता है, फीमेल के द्वारा डायफ्राम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये भी क्या होगा, तो आप कहेंगे गर्भ निरोधक के लिए कारगर उपाय होगा। और ये क्या है आपका, तो बैरियर मेथड। आइए इस तरह के और भी 3 मेथड हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल मेथड्स को। ध्यान में रखिएगा ये भी क्या है, आप कहेंगे गर्भ निरोधक विधियाँ हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या होगा, रासायनिक विधि होगा। इसमें क्या किया जाएगा, कुछ ना कुछ रसायन लिया जाएगा। रसायन किस रूप में लिया जाएगा, आप कहेंगे दवाई के रूप में लिया जाएगा, टैबलेट्स के रूप में लिया जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि गर्भ निरोधक विधि में जो रासायनिक विधि होता है ये बेसिकली फीमेल के द्वारा यूज़ किया जाता है, इसमें मेल का कोई रोल नहीं होता है। आप कहेंगे इसमें क्या होता है, जनरली इसमें फीमेल द्वारा 2 टाइप का पिल्स उपयोग में लाया जाता है। पिल्स बोले तो दवाई उपयोग में लाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 अलग अलग प्रकार के मेडिसिन उपयोग में लाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे ये अलग अलग प्रकार के मेडिसिन क्या है, तो सर पहला होता है ऑरल पिल्स, मतलब कोई टैबलेट वगैरह जिसको मुंह के थ्रू खा लिया जाए, और दूसरा होता है वेजिनल पिल्स। इसको कहाँ पे फिट किया जाता है, तो वेजिना में फिट किया जाता है, यानी कि योनि में फिट किया जाता है। ध्यान देंगे कि जब हम लोग ऑरल पिल्स की बात करते हैं तो बहुत तरह के अनेक तरह के ऑरल पिल्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें एग्जांपल की तो अनवांटेड 72 है, इस तरह से सहेली नाम से भी टैबलेट्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको क्या बोला जाएगा, ऑरल पिल्स बोला जाता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ऑरल पिल्स को ही क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स बोला जाता है। ऑरल पिल्स को ही क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स बोला जाता है। इसी को इमरजेंसी पिल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इमरजेंसी पिल्स भी बोला जाता है।
तो इंटरकोर्स से पहले अगर ऑरल पिल्स का यूज किया जाए तो क्या होगा, तो सर फीमेल के बॉडी में जो ओव्यूलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ऑरल पिल्स है जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोला जाता है, जैसे कि अनवांटेड 72 सहेली वगैरह, ये सब क्या करते हैं, तो ये सब फीमेल के बॉडी में, ये सब फीमेल के बॉडी में अंडोत्सर्ग, फीमेल के बॉडी में अंडोत्सर्ग को रोक देता है। क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रोक देता है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गर्भ निरोधक पिल्स के रूप में या गर्भ निरोधक दवाई के रूप में जो महिलाओं द्वारा अलग अलग तरह का पिल्स इस्तेमाल किया जाता है, वो सामान्यतः महिला के बॉडी में क्या करते हैं, आप कहेंगे फीमेल के बॉडी में अंडोत्सर्ग यानी कि जो अंडा का उत्पादन होगा उसी को रोक देता है। और जब अंडा का उत्पादन ही नहीं होगा तो सर स्पर्म और ओवम का एक दूसरे से डिफ्यूजन की बात ही नहीं होगी। तो सर ये क्या हो जाएगा, केमिकल मेथड का पहला टाइप होगा जिसको क्या कहेंगे, ऑरल पिल्स कहेंगे। इसी को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोला जाता है, इसी को इमरजेंसी पिल्स बोला जाता है। एज फॉर एग्जांपल अनवांटेड 72 सहेली वगैरह है, क्या करेगा, तो फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग को रोक देगा, यानी कि अंडा उत्पन्न जो होगा उसको ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है वेजिनल पिल्स। इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्मासाइड होता है जो क्या करता है, स्पर्म को मार देता है। तो वेजिनल पिल्स में क्या लिख लेंगे, वेजिनल पिल्स में लिख लेंगे इसमें स्पर्मिसाइड होता है, इसमें स्पर्मिसाइड होता है जो शुक्राणु को मार देता है, जो शुक्राणु को मार देता है। तो सर स्पर्म जैसे ही डेड हो गया तो सर डेड स्पर्म ओवम के साथ मिलके भी क्या करेगा, तो सर कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि गर्भ निरोधक विधि में आपका तीसरा कौन सा है, केमिकल मेथड्स, जो बेसिकली किसके द्वारा यूज किया जाएगा, फीमेल के द्वारा यूज किया जाएगा। इसमें क्या होगा, तो फीमेल के द्वारा दो टाइप के पिल्स का उपयोग किया जाएगा। पहला ऑरल पिल्स यानी कि मुंह से खाने योग्य जो दवाई होगी, इसके द्वारा क्या होगा, तो फीमेल के बॉडी में अंडोत्सर्ग को रोक दिया जाएगा। दूसरा वेजिनल पिल्स होगा जो वेजिना के थ्रू होगा, और इसमें क्या होगा, तो सर इसमें सर किसी तरह का लिक्विड टाइप से मलहम वगैरह होता है जो क्या करता है कि सर वो शुक्राणु को मार देता है। और जो आपका केमिकल होता है इसमें वो क्या होता है, स्पर्मिसाइड होता है। क्या होता है, स्पर्मिसाइड होता है जो क्या करता है, शुक्राणु को मार देता है। आप कहेंगे सर ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि ये आईयूसीडी क्या है और साथ ही साथ सर्जिकल मेथड्स क्या है। तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो मेथड है वो क्या है, आईयूसीडी। ध्यान में रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, आप याद रखेंगे, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। क्या कहेंगे, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। और इसी में कौन आ जाता है, तो जो कॉपर टी है, लूप है, ये सब किस में आ जाते हैं, आईयूसीडी में, यानी कि इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में आ जाते हैं। ध्यान में रखेंगे, ये भी क्या है, तो गर्भ निरोधक विधि ही है। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें ट्रेंड डॉक्टर या नर्स के द्वारा, ट्रेंड डॉक्टर या नर्स के द्वारा फीमेल के वेजिना में कॉपर टी या फिर लूप वगैरह को सेट किया जाता है। आप कहेंगे कॉपर टी दिखता कैसा है, तो मेरे मित्र डायग्राम आप सभी देख पा रहे होंगे, और वहां पे जो आप कॉपर वायर देख रहे हैं ये एक्चुअली में क्या करता है, तो ये एक्चुअली में स्पर्म का जो स्पीड होता है और जो उसका एनर्जी होता है उसको कम कर देता है। तो सर जो स्पर्म निकला उसकी जो शुरुआती दौर में एनर्जी थी, क्योंकि आप सबों को मालूम है कि बॉडी से जब रसखलन होता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्म बाहर आते हैं, लेकिन डिफ्यूजन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म जाकर के पार्टिसिपेट करता है। ओवम के साथ दौर में डिफ्यूज होने के लिए बहुत सारे स्पर्म जाते हैं, लेकिन डिफ्यूज एक ही हो पाता है। तो क्या होता है सर कि जो एनर्जी होती है स्पर्म को जिस वक्त वो रसखलित होता है उस वक्त वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर फीमेल के वेजिना में कॉपर टी वगैरह इस्तेमाल किया गया है तो वो जो आपका कॉपर होता है वो क्या करता है, तो जो स्पर्म है उसके एनर्जी और स्पीड को कम कर देता है, जिस वजह से क्या होता है, तो सर यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। और जाहिर सी बात है जब डिफ्यूजन नहीं होगा तो गर्भधारण की तो बात ही नहीं करेंगे।
तो आपका IUCD यानी कि इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में कॉपर टी आ जाता है। इसकी संरचना आप सभी देख पा रहे होंगे। इसमें क्या होता है, तो सर कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रक्चर टी जैसा होता है, इसीलिए इसको हम लोग कॉपर टी बोलते हैं। और ये बहुत ही क्या होता है, तो सॉफ्ट प्लास्टिक के संरचना में सर फीमेल के बॉडी में यानी कि फीमेल के वैजिना में फिट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सर्जिकल मेथड को हम लोग शल्य विधि भी कहते हैं। शल्य विधि आप सबों को याद आ गया होगा कि सर हॉस्पिटल जाते हैं तो जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर रहता है वहाँ पे लिखा होता है सर, या जो डॉक्टर मतलब ऑपरेशन वगैरह करता है वहाँ पे लिखा रहता है सर शल्य चिकित्सक। मतलब क्या हुआ कि सर्जिकल मेथड में क्या होगा, तो सर ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाएगा, तो जो मैंने आपको शुरुआती में बताया कि मेल के बॉडी में जो टेस्टिस से वास डिफरेंस शुक्रवाहिका स्पर्म को लेके जाती है उसको क्या किया जाएगा, ऑपरेशन करके उस वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिका को बांध दिया जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, पुरुषों में नसबंदी बोला जाएगा। और अगर फीमेल के बॉडी में सर्जिकल मेथड के थ्रू गर्भ निरोधक विधि की बात की जाएगी तो यहाँ पे भी क्या किया जाएगा, आप कहेंगे सर ओवरी का काम तो अंडा उत्सर्जन करना है, लेकिन ये अंडा फैलोपियन ट्यूब के सहारे ऊपर चढ़ता है। तो सर जब ये फैलोपियन ट्यूब को ही बांध दिया जाएगा तो क्या होगा, अंडा ऊपर जा ही नहीं पाएगा और स्पर्म के साथ मिल ही नहीं पाएगा। तो मेरे मित्र जब हम लोग सर्जिकल मेथड की बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, तो क्या कहते हैं कि इसमें पुरुषों में नसबंदी किया जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि पुरुषों में नसबंदी को क्या बोला जाता है, वैसेक्टोमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वैसेक्टोमी बोला जाता है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि पुरुषों में नसबंदी को क्या बोला जाता है, कहेंगे वैसेक्टोमी बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, तो सर ऑपरेशन करके शुक्रवाहिका यानी कि वैस डिफरेंस को बांध दिया जाता है। और नेक्स्ट अगर बात की जाएगी फीमेल के बॉडी में, तो स्त्रियों में भी ऑपरेशन करके क्या होता है, स्त्री नसबंदी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्त्रियों में नसबंदी क्या कहलाता है, आप कहेंगे ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। क्या किया जाता है, आप कहेंगे सर इसमें भी ऑपरेशन करके फैलोपियन ट्यूब यानी कि जहां पे निषेचन की प्रक्रिया होती है और जिसके थ्रू अंडा आता है उसी को क्या किया जाता है सर, बांध दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि स्पर्म और ओवम जो है वो फ्यूचर में एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं आएंगे, और जब संपर्क में ही नहीं आएंगे तो गर्भ धारण ही नहीं हो पाएगा। तो मेरे मित्र ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके ग्रुप डी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में इससे एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम सिंपल है, सरल है, बस आपको टर्म परेशान कर सकता है। तो बस आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और किसी भी ऐप से आप PDF बना लीजिएगा। एक दो बार आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अब अगर आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।